हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो खर्चा। खर्चा बोले तो जैसे आज मैं सपोज गारमेंट्स फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, कपड़े की फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, सामान बनाने के लिए कहीं ना कहीं बिजली, पानी, लेबर, अच्छा रॉ मटेरियल, ये सब मेरे लिए कहीं ना कहीं खर्चा है और खर्चा करूँगा तभी सामान बना पाऊँगा। तो कॉस्ट के अंदर हम जितने भी पॉसिबल खर्चे हो सकते हैं वो सब स्टडी करते हैं। ओके और कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका प्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिंक है। तो जब भी आप इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको प्रोडक्शन वाला चैप्टर नंबर 7 देखने की ज़रूरत है। जब वो चैप्टर क्लियर हो उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। देखने में आपको लगेगा कि कॉस्ट अलग है और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में सामान बनाने की बातें हुई थी, लेकिन सारा का सारा कंसेप्ट जो कॉस्ट को डिफाइन करेगा वो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन से लिया गया है। ओके तो देखो, हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट की डेफिनेशन को समझते हैं। तो कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। कॉस्ट वो खर्चा है दैट इज इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो एक प्रोड्यूसर करता है। अभी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को फॉलो नहीं करेंगे। तो कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब ये फैक्टर इनपुट्स क्या होती है भाई? फैक्टर इनपुट्स कुछ नहीं, अलग से कोई नया कुछ नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यही थे हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर इनपुट्स। ओके तो जब मैं बिजनेस के अंदर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा देता हूं तो मैं इन्हें कहता हूं फैक्टर इनपुट्स, और इन्हें छोड़कर बिजनेस में कोई और चीज लगाता हूं दैट इज कॉल्ड नॉन फैक्टर इनपुट। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही होगी। जब मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को लगा रहा हूं बिजनेस के अंदर, तब वो आपका बनेगा फैक्टर। अदर थिंग्स देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which are being used in business is called non factor inputs। तो जब एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है फैक्टर इनपुट्स पर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर, तब वो बन जाता है कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसके बाद एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपके पास आ जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोले तो हिंट लगाने का तरीका ई से एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या? कि जिसे आप पैसे में डिफाइन कर सको, जिसे आप पैसे के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर एक फर्नीचर की टेबल, एग्जाम्पल के तौर पर एक फर्नीचर की टेबल मैं बाजार से खरीद कर लाया, दुकानदार ने मेरे से 10,000 रुपए नगद ले लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैं क्लियर कट जवाब दे सकता हूं कहीं ना कहीं कि मेरे कितने पैसे खर्च हुए हैं, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं पेमेंट इन्वॉल्व है। पेमेंट का मतलब क्या? कि मैंने कहीं ना कहीं दुकानदार को क्या दिया है? पेमेंट दी है। अपनी जेब से 10,000 रुपए निकले हैं और दुकानदार के पास गए हैं। क्लियर मेरी बात? लेकिन अब आ जाते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट पे। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट को याद रखने का तरीका आई से इम्प्लिसिट, और आई से ही हम यहां पर लेंगे आइडिया। ओके आई से इम्प्लिसिट, आई से आइडिया। आइडिया बोले तो अब हम यहां पर अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्चुअल में अपनी जेब से पैसा नहीं गया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो इसका क्या मतलब है? ये टेबल मैं बाजार से खरीद कर लाया था तो कहीं ना कहीं अपनी जेब से पैसे गए थे, लेकिन यही टेबल मेरे घर में पड़ी होती तो मुझे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी को उठाकर मैं ले जाता। लेकिन क्या मैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट बता सकता था? क्योंकि ये टेबल कहीं ना कहीं मेरे पास पहले से पड़ी थी, पुरानी थी, 10-5 साल पहले खरीद रखी थी, इसीलिए मैं इसकी कॉस्ट का सिर्फ क्या कर सकता हूं? अंदाजा लगा सकता हूं, एस्टिमेट कर सकता हूं।
डन मेरी बात। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही इसका मालिक था, तो मैं इसे लिखता हूं सेल्फ ओन्ड यूनिट। मैं पहले से ही इसका मालिक था और मैं उठाकर इसे बिजनेस में ले गया, इसकी एक्चुअल कीमत को मैं जज नहीं कर सकता। डन मेरी बात। तो लिखता है ऑल इनपुट्स मे नॉट परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट, अ प्रोड्यूसर में यूज सेल्फ ओन्ड इनपुट। सारे का सारा सामान बाजार से नहीं खरीदा जाता बिजनेस में, कुछ सामान घर पर भी पड़ा होता है और मैं उसे बिजनेस में यूज कर लेता हूं। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स फ्रॉम द मार्केट, प्रोड्यूसर में यूज हिज फैमिली लेबर। तो कहीं ना कहीं बाजार से बंदे उठाने की जगह, मजदूरों को उठाने की जगह मैं अपने घर के बंदों को ले लेता हूं बिजनेस में। मजदूरों को तनख्वाह देनी पड़ती, लेकिन घर में किसी भाई वगैरह से कोई काम कराए तो एक परमानेंट सैलरी मुझे उसे नहीं देनी पड़ती। लाइकवाइज ए प्रोड्यूसर यूज हिज ओन लैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन लीज। तो अपनी ज़मीन यूज़ कर लेता हूं किराए पर लेने की जगह। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मेजर। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ इनपुट। जब भी मैं कोई खर्चा करता हूं सामान को खरीदने पर, जब मेरी जेब से पैसा निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड खर्चा है सेल्फ ओन्ड इनपुट्स का। मैं पहले से ही इसका मालिक था, मैं इसको बिजनेस में उठाकर ले गया, अब ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और जब भी मैं बिजनेस में खर्चे की या कॉस्ट की बात करता हूं तो वो दोनों कॉस्ट को जोड़कर देखता है। अब आप कहोगे सर अकाउंट्स के अंदर हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, भैया जो पैसा खर्च होगा वही इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कहीं ना कहीं अलग है एज कंपेयर टू अकाउंट्स। ओके, तो इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों कॉस्ट को कवर करता है, चाहे आपके एक्चुअल में जेब से पैसे गए हैं या नहीं गए हैं, और कहीं ना कहीं आप जो पैसे कमा सकते थे वो भी इसके अंदर इंक्लूड करता है। तो कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से यहां पर स्टडी करता हूं। भैया अगर मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिए तो यह पैसा मैं कहीं और भी लगा सकता था और मैं उससे ब्याज कमा सकता था, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक काम को करने के लिए कहीं ना कहीं हम दूसरे कामों को छोड़ देते हैं, और जिस चीज को छोड़ देते हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो as we know, opportunity cost and activity is measured in the terms of total sacrifice in the undertaking of that activity. तो एक काम को करने के लिए जो दूसरा काम मैं छोड़ देता हूं, सपोज करो एग्जाम्स मेरे सर पर है और मैंने अपने घर वालों के साथ शिमला जाने का ट्रिप या टूर छोड़ दिया, जैसी जो चीज छोड़ दी वही है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कुछ खर्चे मैं पैसे के अंदर सेक्रीफाइस करता हूं और कुछ खर्चे मैं एस्टिमेट करता हूं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, पेमेंट आर मेड बाय प्रोड्यूसर फॉर हायरिंग द इनपुट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहीं ना कहीं बाजार से सामान खरीद कर लाता हूं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो पेमेंट है वो मैं लोगों को या थर्ड पार्टी या बाहर वाले बंदों को पे करता हूं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मैं पहले से ही मालिक हूं, मार्केट वैल्यू के सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है और कुछ नहीं। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंस मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स का एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। ये वो पैसा है, जो खर्चा है जो आप कहीं ना कहीं बाजार से सामान खरीदने के लिए करते हो। इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। अपने घर में रखा हुआ सामान जब आप बिजनेस में यूज़ करते हो तब वो आपका क्या बन जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। It is measured in the terms of cash payment that a firm make to other for the purchase of input. तो कहीं ना कहीं ये कैश पेमेंट है, कैश ट्रांसफ़र है। जब मैं सामान या इनपुट को खरीदता हूँ, यहाँ से मेरी जेब से पैसा निकलेगा और यूँ करके जाएगा और सामने पार्टी के पास पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी पैसा पे नहीं हो रहा। इम्प्लिसिट कॉस्ट सिर्फ एस्टिमेटेड है, आइडिया बेस है। तो देखो लिखता है वेजेस पेड टू वर्कर, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब एक्चुअल पेमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एस्टिमेटेड रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, मेरी घर की बिल्डिंग थी, मैंने उसे बिजनेस में यूज़ कर लिया, तो मैं अब सिर्फ किराए का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदता तो मुझे कितने रुपए किराए पर मिलते।
एस्टिमेटेड एंटरप्रेन्योर इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आज मैं ये जो पैसा बिजनेस में पूंजी लगा रहा हूँ, अगर ये 10 लाख रुपए मैं कहीं ना कहीं बैंक में डाल देता तो मुझे 6% का ब्याज बिना रिस्क के मिल जाता। एस्टिमेट कर रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। लीविंग ए जॉब 40,000 पर मंथ और कहीं ना कहीं 50,000 रुपये वाला टेनेंट या किराएदार भी आपने निकाल दिया फैक्ट्री से और आपने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू कर लिया। तो देखो 10 लाख की तो पेमेंट कहीं ना कहीं हुई है, तो ये तो आपका हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और वो जो जगह थी वो 50,000 रुपये आपको दे सकती थी और 40,000 रुपये आप नौकरी कर सकते थे, तो ये दोनों एस्टिमेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। 10 लाख, 40,000, 50,000, तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी? 10,90,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस है, बलिदान है, जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, जो मस्ती में कर सकता था वो मैंने छोड़ दी एग्जाम्स के चक्कर में, तो जो सेक्रीफाइस किया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई ना। 10 लाख रुपए बैंक में डाल के ब्याज कमा सकता था, लेकिन मैंने बिजनेस में वो पैसे लगा दिए, और जब मैंने पैसे बिजनेस में लगाए तो कहीं ना कहीं मैं अब उससे क्या कर रहा हूँ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को चेक कर रहा हूँ। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट नाम से पता लग रहा है सामान को बेचने का खर्चा। बेचने का खर्चा बोले तो आज मेरे पास सामान है, मैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, सेल्स प्रमोशन कर रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, ये सब आपका क्या है? सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। कहीं ना कहीं सेलिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल। तो सेलिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर करता है, किस चीज़ पर करेगा? वो खर्चा सेल को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है सामान को बनाने के लिए। इन प्रेजेंट चैप्टर वी आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। हम सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट की बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रोडक्शन का चैप्टर भी यहाँ पर काम का है। अब देखो शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में हमने वहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ा था। मैं थोड़ा सा समअप दे देता हूँ ताकि आप जो है उस चैप्टर को अच्छे से समझ सको और ये चैप्टर कहीं ना कहीं उससे लिंकअप हो जाए। तो जब भी हम शॉर्ट रन की बातें कर रहे थे और यहाँ पर हम लॉन्ग रन की बातें कर रहे थे, तो शॉर्ट रन के अंदर क्या हो रहा था? शॉर्ट रन के अंदर आपके पास क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी वो समझो। शॉर्ट रन के अंदर हमने कहा था जी कुछ फैक्टर तो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर हमारे पास वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, वेरिएबल फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं। लॉन्ग रन का बोले तो लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं। यही बात हमने पिछले चैप्टर्स में की थी। आप एक बार जाकर इस डिफरेंस को पीछे अच्छे से समझ सकते हो, एक बार देख जरूर लेना। तो अब यहां पर शॉर्ट रन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर के ऊपर जो खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट रन के अंदर जो वेरिएबल फैक्टर्स पर खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन के अंदर कोई फिक्स फैक्टर होता ही नहीं, तो लॉन्ग रन के अंदर जो भी खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ओके मेरी बात। इसके बाद देखो यहां पर क्या लिखता है, शॉर्ट रन इज ए पीरियड वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड और सम फैक्टर आर वेरिएबल। तो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहां पर कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट के दो कंपोनेंट हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड फैक्टर पर आती है और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल फैक्टर पर आती है। तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात पर। फिक्स्ड कॉस्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका समझा रहा हूं। ये मेरी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री मैंने सपोज करो 25,000 रुपये महीना या पर मंथ किराए पर ले ली। 25,000 रुपये महीना ये फैक्ट्री किराए पर ले ली, ठीक है। अब यहां पर लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लगेगा तो क्या ये किराया मुझे पे करना है या नहीं करना? तो मुझे साफ साफ है भैया, मालिक तो कहेगा आपको फैक्ट्री में काम करना है या नहीं करना, मेरी वो सरदर्दी नहीं है, आपको मुझे किराया देना पड़ेगा। तो देखो ध्यान देने वाली बात, मेरी फैक्ट्री लॉकडाउन के अंदर बंद पड़ी थी, लेकिन फिर
फिर भी मुझे उसका किराया देना पड़ रहा था। यानी यहां पर प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही थी, प्रोडक्शन तो सिर्फ 0 यूनिट की थी क्योंकि फैक्ट्री पे तो ताला लगा था लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी मैं क्या पे कर रहा था, फिर भी मैं पे कर रहा था किराया। तो जब आपकी आउटपुट 0 हो या 1 लाख हो, लेकिन जो किराया है, जो फिक्स कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं सेम रहती है। अब आप इस फैक्ट्री के अंदर 1 लाख यूनिट बनाओ, आप इसमें 10 लाख यूनिट बनाओ, क्या मालिक आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा इस जगह के? नहीं। लॉजिकली समझ में आया? तो फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स फैक्टर कहीं ना कहीं जो हम यूज करते हैं या जो भी आपके फिक्स फैक्टर होते हैं, उसे हायर करने पर जो खर्चा आता है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ये कॉस्ट कहीं ना कहीं चेंज नहीं होती विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट कहीं ना कहीं चेंज नहीं होती आपकी आउटपुट के चेंज होने के साथ। फिक्स कॉस्ट इंकर्ड व्हेन इवन आउटपुट इज 0। मैंने कहा ना, चाहे प्रोडक्शन हो रही हो चाहे प्रोडक्शन ना हो रही हो, फैक्ट्री बंद हो फैक्ट्री चालू हो, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। In carpet manufacturing machine is installed at fixed factor. Let us assume it can make 6 carpet a day. Cost of hiring machine is 500 per day. Obviously 500 per day is a fixed cost. Producer incur even when no carpet is made. So 0 to 6 between in a day, the fixed cost would remain same. तो सिंपल लॉजिक है भाई, 0 से लेके 6 तक जितने कारपेट आपका बनाना चाहो बनाओ, आपकी इच्छा है 6 की जगह 600 बनाओ। अपने को क्या मतलब, एक दिन के लिए आपने मशीन हायर कर रखी है, 500 रुपये देने पड़ेंगे। मशीन यूज़ करोगे तब भी, मशीन यूज़ नहीं करोगे तब भी। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। इसी को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा इसके नाम याद कर लेना, कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट या पूछ सकते हैं भाई एग्जांपल दो फिक्स्ड कॉस्ट के क्या हैं। तो मशीन और प्लांट के ऊपर किया गया खर्चा, लैंड बिल्डिंग पर किया गया खर्चा, लाइसेंस फीस पर किया गया खर्चा, जो आपका परमानेंट स्टाफ है 10-5 बंदे या गेट कीपर तो आपको चाहिए, फैक्ट्री बंद है तब भी वॉचमैन तो चाहिए ना। तो जो आपका परमानेंट स्टाफ है, जो सैलरी उनको देनी पड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं इसी क्राइटेरिया में फॉल करती है। इसके बाद देखो, मैं आपको एक टेबल कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझना। मैंने पूरी की पूरी टेबल एक ही बारी में स्टडी कर दी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं ये टेबल बनाना सीख गया तो पूरा चैप्टर हंसी हंसी निकल जाएगा, और अगर ये चैप्टर या ये टेबल नहीं समझा तो समस्या। देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि जी मेरे फिक्स्ड फैक्टर या प्रोडक्शन 0 हो, यानी मैं फैक्ट्री बंद भी कर दूं तब भी जो कॉस्ट आएगी दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कहा कि जी मेरी 10 रुपये आती है। तो चाहे फैक्ट्री बंद करूं चाहे फैक्ट्री चालू करूं, चाहे फैक्ट्री बंद करूं चाहे फैक्ट्री चालू करूं, जो कॉस्ट आपकी आ रही है दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने देखो, जब मेरी यूनिट 0 हैं, जब मेरी यूनिट्स 0 हैं, फैक्ट्री बंद है, तब भी कुछ ना कुछ खर्चा आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट की पहचान क्या है? जब भी आपके पास कोई टेबल आए तो 0 यूनिट के ऊपर जो भी कॉस्ट लिखी होगी दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल, ऐसे मान के चलो। तो भैया वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है अपना रॉ मटेरियल। लेबर भी मान सकते हैं, लेबर की सैलरी। तो वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं, जब मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूंगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रोडक्शन पर रिलेट करती है। अगर प्रोडक्शन 0 से लेकर बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 से लेकर आगे बढ़ेगी। अगर मैं वह कह रहा हूँ कि भाई प्रोडक्शन 0 कर दूँ, फैक्ट्री बंद कर दूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन तो होगी ही नहीं, बंदे तो चाहिए ही नहीं। तो यही सारी बातें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखो क्या लिखता है, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कॉस्ट कांस्टेंट है। और क्या मैं इसका डायग्राम बना सकता हूं? यस, बिल्कुल बना सकता हूं। देखो कैसे। सबसे पहले हम यहां पर यूनिट्स लेते हैं, यहां पर हम कॉस्ट ले रहे हैं, से 10 रुपए का प्राइस ये था,
अब आप 1 पीस बनाओ, 2 पीस, 3, 4, 5, 6, 7, 10 पीस बना लो, लेकिन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी आप इसका डायग्राम देखोगे तो आपको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए, जैसे प्लांट और मशीनरी को हायर करने के लिए। तो द एप्लीकेशंस ऑफ दीज फैक्टर कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, और कहीं ना कहीं देयर फॉर फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट पीरियड। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लेबर को बढ़ा सकता हूँ, रॉ मटेरियल को बढ़ा सकता हूँ, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन किराए के साथ या नई फैक्ट्री नहीं खोल सकता, नई मशीनें नहीं ले सकता, तो लॉन्ग रन के अंदर ही मैं सारी की सारी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। शॉर्ट रन में कुछ चीज़ें फिक्स्ड रहती है और जो फिक्स चीज़ों के ऊपर मैं पैसे पे करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड विद द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर यानी कि रॉ मटेरियल और लेबर, अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो लेबर भी ज़्यादा यूज़ होगी, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा यूज़ होगी। तो यही है आपका सबसे पहली चीज़। तो लिखते हैं वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और कहीं ना कहीं चीज़ों को यूज़ करने के लिए और सामान बनाने के लिए जो मैं वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करता हूँ वो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो क्या क्या चीज़ें आ सकती है, रॉ मटेरियल, बिजली, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, वियर और टीयर, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब आपके कहीं ना कहीं किस में आ जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि सीधी सीधी कॉस्ट ये आपकी प्राइस डिफाइन करती है। इसका मतलब क्या, मैंने पूछा सपोज इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, तो कितना मटेरियल इसमें लगा, कितनी लेबर इसमें लगी, ये सब आप डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हो। और ट्रेस कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मान के चलो कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, सामान की कीमत में सीधा सीधा इसका योगदान है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकता हूं। अब ये टेबल, सिर्फ एक ये टेबल आपको समझनी है, बाकी सारे पॉइंट्स आप यहां से क्लियर कर जाओगे। इस टेबल को समझने के लिए मैं प्रोडक्शन का सहारा ले रहा हूं और एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने टोटल प्रोडक्शन को यहां लिखा और यूनिट्स को यहां लिखा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। टोटल प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस थी। सबसे पहले थी इंक्रीजिंग स्टेज, दूसरी स्टेज थी आपके पास डिक्रीजिंग स्टेज, और तीसरी स्टेज आपके पास थी कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेज, टोटल प्रोडक्शन। इसी से मैं नीचे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट का कंसेप्ट प्रोडक्शन से होकर जाएगा। ये है आपकी टोटल प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, और ये है आपकी थर्ड स्टेज। देखो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब आपकी प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में तेजी से बढ़ेगी, मैंने एक लेबर लगाई, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, 2 लेबर लगाई, बहुत तेजी से काम हो रहा है, यानी कि लेबर्स थोड़ी सी लग रही हैं और कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पर यूनिट खर्चा है वो कम आएगा। तो जब मेरी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही होगी, खर्चा बढ़ तो रहा होगा लेकिन धीरे धीरे। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट स्टेज में धीरे धीरे बढ़ रही है, डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज के अंदर तेजी से बढ़ रही है, रफ्तार के साथ बढ़ रही है। और जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका खर्चा कम आएगा और प्रोडक्शन ज़्यादा। यही कहानी मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, मैंने एक लेबर लगाई तो कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्शन 0 से सीधा 20 हुई। एक वर्कर की सैलरी निकालना मेरे लिए बहुत आसान, क्यों? क्योंकि खर्चा कम आएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा है। दूसरा लेबर लगाया तब भी बड़ा खुश, तीसरा लगाया तब भी बड़ा खुश। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है कि जब मेरी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही होती है, खर्चा बढ़ तो रहा है, इनकी तीनों की तनख्वाह तो देनी पड़ रही है, लेकिन अपने ऊपर उतना बोझ नहीं पड़ रहा जितना प्रोडक्शन कम होती तो पड़ता। तो फर्स्ट स्टेज में खर्चा बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज की कहानी पे। यहाँ तो भैया प्रोडक्शन मंदी होगी, स्लो होगी, प्रोडक्शन की रफ्तार जो है वो स्लो होगी।
अब क्या करूं, अब प्रोडक्शन की रफ्तार स्लो होगी तो अब मेरी कॉस्ट जो है वो तेजी से बढ़ेगी, कॉस्ट जो है वो तेजी से बढ़ेगी, यूं जूम करके बढ़ेगी। तो इसलिए डायग्राम की शेप याद रखना। तो सेकंड स्टेज के अंदर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं जूम करके तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल प्रोडक्शन बेचारी ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। तीसरी स्टेज में तो नेगेटिव प्रोडक्शन शुरू, कॉस्ट एकदम शूट करके ऐसे भागेगी। तीसरी स्टेज में ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान देने वाली बात, सिंपल लॉजिक देखो, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड रहने हैं, फिक्स्ड के अंदर कोई चेंज नहीं आना, सारा चेंज वेरिएबल में आना है। और इसीलिए जो भी वेरिएबल के अंदर चेंज आता है उसी को हम यहां पर मार्जिनल कॉस्ट से डिनोट करते हैं। तो टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को याद कर लो। मैं मार्जिनल कॉस्ट को याद करने का तरीका बता रहा हूं भाई। सबसे पहले यहां हाइफन लगा दो, 10। सबसे पहले आपकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, 10, 8, 6, 4। ओके, मैंने क्या कहा था देखो, सबसे फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट कहीं ना कहीं गिर रही है, डिफरेंस कम होता जा रहा है, यही बात है। तो मैंने मार्जिनल को कम कर दिया। सेकंड स्टेज में आपकी प्रोडक्शन जूम करके तेजी से बढ़ रही थी, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा, जिसको हम यहां पर लिखेंगे 4, 6, 8। मैं इसको यहां लाइन लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये थी आपकी सेकंड स्टेज, ये थी आपकी सेकंड स्टेज। लॉजिक समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेज के अंदर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट पे। उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट जूम करके तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए मैंने उसका डिफरेंस बढ़ा दिया, क्योंकि इंक्रीजिंग रेट के अंदर डिफरेंस बढ़ता है। और आखिरी वाले के अंदर तो मैंने कहा और तेजी से बढ़ेगी, इसके बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं और तेजी से बढ़ेगा। तो मैंने मार्जिनल कॉस्ट को आपको याद करने का तरीका बता दिया। पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगी, उसके बाद वो बढ़ना शुरू कर जाएगी। देखो, मैं इसके साथ साथ आपको एक बार मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम और दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, इसी के जस्ट नीचे मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बना रहा हूं। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने नीचे एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं। जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही थी फर्स्ट स्टेज में, तो जब आपका यहां क्या हो रहा था, मार्जिनल कॉस्ट गिर रही थी। ओके, लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद मार्जिनल कॉस्ट यहां से बढ़ना शुरू हुई, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन तीसरी स्टेज में तो ये जूम करके बढ़ेगी, क्योंकि अब तो ये नेगेटिव रिटर्न्स की बात आ गई। ओके हो रहा है मेरी बात? तो यही चीज़ मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले हमने डिफरेंस कम किया, मिनिमम पॉइंट पर पहुंचाया, उसके बाद हमने डिफरेंस को बढ़ाया, और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने आखिरी वाला डिफरेंस और भी ज़्यादा तेज़ी से शो किया। क्लियर? मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट चेंज को शो करती है, क्योंकि मैंने जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए हैं हमेशा कहा है कि मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब है चेंज। अब भैया कॉस्ट के अंदर दो ही फैक्टर पढ़े हमने, एक पढ़ा फिक्स्ड फैक्टर और एक पढ़ा वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर की वजह से तो चेंज आने से रहा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, खुद ही कह रहा भैया मैं तो फिक्स्ड हूं, मेरे में बदलाव की क्षमता नहीं है, तो अपने को कंसीडर मत करो जब बदलाव की बात होगी। तो बचा तो क्या बचा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट में जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो किस वजह से है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करता चला जाऊंगा तो क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर रहा हूं तो आ गया आपके पास 10।
10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4 32, 36 प्लस 32 प्लस 6 दैट इज 38, 38 प्लस 8 दैट इज 46, और कहीं ना कहीं आपके पास 46 प्लस 16 दैट इज 62। डन। ये टेबल आपकी बुक की ही है, लेकिन मैं आपको टेबल बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। अगर मुझे ये टेबल बनाने का तरीका समझ में आ गया, ये चैप्टर मेरे लिए इससे ज़्यादा इजी और फ्री चैप्टर कोई नहीं है। देखो यही वेरिएबल कॉस्ट थी, 10 18 24 28 32 38 हमने भी यही टेबल बनाई है, लेकिन कंसेप्ट के साथ, रट्टे के साथ नहीं। हमने हर चीज़ को समझा उसके बाद उसे टेबल पर प्लॉट किया। अब हमारे पास टेबल बहुत इजी, सिर्फ इतनी सी टेबल आपने बना ली तो बाकी सारी टेबल बनाने तो आपके बाएं हाथ का गेम है। कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 10 प्लस 0 दैट इज 10, 10 प्लस 10 दैट इज 20, 10 प्लस 18 दैट इज 28, उसके बाद 34, 38, 42, 48, 56 और आखिरी में 72। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ओके है। अब मैं तीनों के डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं यहीं पर ही बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सबसे पहले मैं बना रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट का, तो मैंने यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट लिख दी, यहां यूनिट लिख दी, और कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी कांस्टेंट। डन। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट की बात पर। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, फिर इंक्रीजिंग रेट से सेकंड स्टेज में, और आखिरी वाली में तेजी से शूट करके बढ़। देखो दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं आपकी तीनों कॉस्ट को एक ही साथ एक ही डायग्राम पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। ये क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो TFC प्लस TVC इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ओके, तो देखो ध्यान से देखने वाली बात है, मैंने कहीं ना कहीं अभी अभी कहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो मेरी कांस्टेंट होती है। से मैंने कहा था कि जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 10 से शुरू होगा और आपका आगे तक वो सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो हमने डायग्राम से भी देखा कि कहीं ना कहीं ये ज़ीरो से शुरू होगी और आगे किस तरीके से बढ़ रही थी। तो हमने भी इसे ज़ीरो से शुरू किया, स्टार्टिंग में ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, और तीसरी स्टेज में तो ये और भी शूट अप करके बढ़ेगी। हो गया ओके वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कहीं ना कहीं इन दोनों का टोटल है, तो कहीं ना कहीं जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आएगी वो इससे ऊपर आएगी, तो इसलिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट आपकी शुरू होगी यहां से और बिल्कुल पैरेलल जाएगी किसके? वेरिएबल कॉस्ट के। किसके पैरेलल जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट के। और इसके बीच का जो ये डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं आपका कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा ये कांस्टेंट? इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मतलब? देखो, जब मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा? फिक्स्ड कॉस्ट बचेगा ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो मैं कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट को इधर रख लेता हूं, वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले जाता हूं, तो अल्टीमेट ये बन गया आपका नया फॉर्मूला। तो टोटल कॉस्ट के और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, और कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो इसलिए टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। आपको पॉइंट्स प्लॉट कर कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शेप याद रखनी है। पहले डिमिनिशिंग रेट इस तरीके से होता है, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है जब मैं कहीं ना कहीं बढ़ तो रहा हूं बहुत तेज़ी से, तो वो इस तरीके से होता है। और इसके बाद तीसरी स्टेज तो मैंने आपको बता ही दी, और शूट अप करके बढ़ना।
तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इंकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कहीं ना कहीं हम वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्च करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन के करने से, आउटपुट के करने से। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन के बढ़ाने से, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है प्रोडक्शन के कम करने से। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो भी हो सकती है जब आपकी आउटपुट ज़ीरो। तो फैक्ट्री बंद तो वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बावजूद भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बनी रहती है और कहीं ना कहीं आपको किराया, ब्याज, ये सब चीज़ें पे करनी पड़ती है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवन बिफोर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले भी फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के साथ ही वेरिएबल कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन बंद तो वेरिएबल कॉस्ट भी बंद, और प्रोडक्शन शुरू तो वेरिएबल कॉस्ट भी शुरू। इसके बाद आपके पास देखो बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, शेप ऑफ टीसी टोटल कर्व, एग्रीगेट ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी कर्व। देखो मैंने इसका आपको सिंपल एक फॉर्मूला लिखवा दिया कि ये कहीं ना कहीं अब रिलेशनशिप की बातें करेगा। किस किस की? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ये कितना ही बात को घुमा ले, अल्टीमेट कहीं पर ही पहुंचेगा। अब इसने टेबल को मर्ज कर कर बता दिया, मैंने आपको ये टेबल एक ही बारी में बता दी थी। तो देखो क्या लिखते हैं, 10 + 0 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48। तो मेरी टेबल भी वही है, लेकिन मैंने आपको टेबल को बनाने का, पूरी टेबल को याद करने का एक तरीका दे दिया। इसके बाद ये डायग्राम मेरे हिसाब से आई होप मैं क्लियर करवा चुका हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो से शुरू होती है, डिमिनिशिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग रेट, और फिर कहीं ना कहीं और भी तेज़ी से बढ़ती है। और टोटल कॉस्ट इनका टोटल है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इससे ऊपर दिखाई देगा, पैरेलल दिखाई देगा, और दोनों के बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो गैप आपका फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा है। ये इसकी रिलेशनशिप देखो, टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टीवीसी इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज, टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल है। इसके बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो बीच का डिफरेंस आपको टीएफसी शो कर रहा है। डन या कोई डाउट यहां तक? ओके। इसके बाद एवरेज इज बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। देखो एवरेज याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, वो देख लेना। एवरेज कभी भी गलत नहीं होगी, कभी नहीं भूलोगे, कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फिक्स्ड कॉस्ट से कह रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। भैया एवरेज निकालनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बना? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 10/0 को तो हम हाइफन लिखते हैं, 10/1 दैट इज 10, 10/2 दैट इज 5, 10/3 दैट इज 3.33, 10/4 that is 2.5, 10/5 that is 2, 10/6 that is 1.7 के आसपास। उसके बाद 10/7 that is 7 1 7 7, 1.4 के आसपास, और 10/8 ये हो गया आपका 1.2 के आसपास। तो कहीं ना कहीं आपने पूरा का पूरा ये टेबल बनाया, आपको क्या पता लग रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्या हो रहा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 से शुरू हुई थी, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपको अब तक मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए कि इसका डायग्राम कहीं ना कहीं ऊपर से शुरू होगा, या ऊपर से शुरू होगा और कहीं ना कहीं गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज़ीरो नहीं हो सकती तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़ीरो नहीं हो सकती। सपोज 10 मेरी कॉस्ट है और मैं तो 1000 पीस बना रहा हूँ किसी भी सामान के, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर 0.0001 हो सकता है। और ज़्यादा 000 लगा लो, 1000 लाख प्रोडक्शन कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ बना रहेगा, 1 तो रहेगा, एग्जैक्ट 0 आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए कभी भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व किसको टच नहीं करता?
एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल नेवर बी जीरो। रीजन एक ही है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। डन। इसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हाँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम एक चीज़ और कहते हैं, वो मैं आपको थोड़ा अच्छे से डायग्राम से समझा देता हूँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं यह आ जाता है पेपर में। यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं सपोज कॉस्ट लेता हूँ, यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं क्वांटिटी या यूनिट लेता हूँ। तो सपोज मैंने क्या कहा, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं डिवाइड करता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं डिवाइड करता हूँ क्वांटिटी से, तब मेरे पास आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, और अगर मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, वो आपके पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो अल्टीमेट वो यहां पर क्या कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इस कर्व के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं और उसको मैं मल्टीप्लाई कर कर आंसर निकालूं, तो वो आंसर क्या आएगा? वो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। और इस हर एक पॉइंट के ऊपर आंसर सेम आएगा, इसीलिए हम इस कर्व को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अल्टीमेट सिंपल लॉजिक है, जब भी मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बना रहा हूं, उसके ऊपर कोई पॉइंट लूंगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कहीं ना कहीं पूरे की पूरी कांस्टेंट रहती है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब एनी पॉइंट ऑन द कर्व विल शो सेम वैल्यू एज इट शोज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द curve, that is why it is same and it is called rectangular hyperbola. Okay, इसके बाद आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा सबसे पहले आपको डिफाइन कर रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व। मैं आपको एवरेज कॉस्ट कर्व सबसे पहले नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कर्व और एवरेज कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाऊंगा। उन दोनों को पढ़ने के बाद हम जब टोटल करेंगे तब वो आपका बनेगा और क्लियर कट कंसेप्ट आपके माइंड में घुस जाएगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन भी यही होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कि भाई जब मैं भी फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देता हूं क्वांटिटी से, तब वो आपकी आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो कहीं ना कहीं ये आपका डायग्राम हो गया, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, उसके बाद ऐसे ही ये यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स का आंसर 10 आएगा। तो इसीलिए यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या लिखता है? AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, AFC डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपका कॉस्ट है वो कम हो रही है और आपकी आउटपुट बढ़ रही है। तो जब भी मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा क्या आएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो 4 इंटू 2.5, 8 इंटू 1.25, अल्टीमेट आपका आंसर 10 आएगा। तो इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उसका आंसर 10 आएगा। It is important to note that average fixed cost curve is a rectangular hyperbola, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो AFC इज रेक्टेंगुलर, फिर से वही कहानी सुना रहा है, बार बार वही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है वही चीज़ जो हमने एक बार समझ ली। अब आ जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको पहले अपनी टेबल के हिसाब से समझाऊंगा, फिर आपको मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूनिट से, आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर तो 0 डिवाइडेड बाय 0 है, तो यहाँ पर तो हाइफन, 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 10, उसके बाद 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9, उसके बाद 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 7, उसके बाद 32 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 5 6 30 और 5 6.4, 38 डिवाइडेड बाय 6 6 6 36,
और 2 बचा तो 6 3 ज़ा 18, उसके बाद 46 डिवाइडेड बाय 7 तो 7 6 जा 42 और 4 बचा तो 7 5 ज़ा 35 6.5 और इसके बाद 62 को डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से तो 8 7 जा 56 और 4 और 2 6 8 7 जा 56 7.7 मान लेते हैं। देखो अब मैंने आपसे पूछा ध्यान से वैल्यूज को देखो और बताओ मुझे कर्व की शेप क्या बनेगी। देखो यहां से वैल्यू घट रही है 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 यहां तक घटती रही, इसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उसके बाद और तेजी से बढ़ रही है। तो अगर मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से देखेंगे आखिरी में जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके से घट रही है घट रही है घट रही है घट रही है, अरे लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंच गई, इसके बाद बढ़ना शुरू होगी और आखिरी में वो तेजी से बढ़ रही है। क्लियर मेरी बात, कहीं ना कहीं आपको यू शेप कर्व दिखाई देगा। ये रहा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो डेफिनेशन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला भी आपका ओके हो गया और कहीं ना कहीं आपके पास अब इस डायग्राम की टेबल भी आपकी क्लियर और कहीं ना कहीं आपका ये फिगर भी क्लियर। तो अगर मैं इस चैप्टर को एक साथ एक बारी में एक एंगल से समझ जाऊं तो चैप्टर मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चैप्टर टुकड़ों में पढ़ता हूं, बैक टू बैक आगे पीछे करके पढ़ता हूं, तब मेरे लिए कहीं ना कहीं ये समस्या क्रिएट हो जाती है और ये समस्या मेरे लिए एग्जाम्स में बहुत भारी पड़ती है। तो मैं जैसे आपको टेबल लिखवा रहा हूं, अपनी इस टेबल को एक पेज पर बनाकर दीवार पर चिपका देना ताकि आपको याद रहे। हाईलाइट कर लेना मार्जिनल कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट अलग से या अलग कलर से दिखनी चाहिए ताकि आपको हमेशा याद रहे टेबल की शुरुआत मुझे मार्जिनल कॉस्ट को समझने से करनी है। तभी ये चैप्टर आपको मार्जिनल कॉस्ट सबसे आखिरी में समझाता है और यही इस चैप्टर में इसको मुश्किल बना देती है। क्लियर? अब मैं पढ़ूंगा दोनों का टोटल, यानी कि मैं अब आपको कौन कौन सी दो चीजें करा चुका हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी करा दी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी करा दी, तो अब मैं आपको क्या चीज कराने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं आपको दोनों का टोटल दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। अब ये कैसे सर, आपने कैसे बना दिया ये फॉर्मूला, इसको ऐसे समझो। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ा पेन बारीक है, बड़े वाला पेन लेते हैं, आखिरी में चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही पढ़ा था। तीनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते, तीनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते, क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, यहां से आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। तो अब एवरेज कॉस्ट निकालने के पास आपके दो तरीके हो गए एवरेज कॉस्ट के लिए, या तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तब भी वही आंसर आएगा, या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो तब भी वही आंसर आएगा। तो आप प्लस वाला कर लेते, डिवाइड करते करते थक गए। मैं आपको एक आधा बीच में करके भी दिखा दूंगा। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी, दोनों को ऐड कर दो तो 10 प्लस 10 दैट इज 20, 9 प्लस 5 दैट इज 14, 8 प्लस 3.3 दैट इज 11.3, 7 प्लस 2.5 दैट इज 9.5, 6.4 प्लस 2 दैट इज 8.4, ये आपके पास आ गया 1.7, ये हो गया आपका, ये है आपके पास 1.7 प्लस 6.3, ये हो गया 7 और 8.0, उसके बाद ये आ गया आपके पास 9 और 6 और 1 7, इसके बाद आपके पास ये यहाँ पर 7 9 8.9। ओके, तो देखो अल्टीमेट लॉजिक फिर से वही कहानी, 20 14 ये कम होता जा रहा है, यहाँ तक आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद फिर से आपका बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर से वही कहानी, यहाँ पर भी आपको वो यू शेप कर्व दिखाई देगा। पहले आपको एवरेज कॉस्ट कर्व कम होती दिखाई देगी, फिर लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी और बढ़ना शुरू हो जाएगी। डन या कोई कंफ्यूजन
यहाँ तक। देखो अब मैं इस एवरेज कोस्ट कर्व को पढ़ूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो एवरेज कोस्ट कहीं ना कहीं टोटल कोस्ट बाय क्वांटिटी। तो सबसे पहले ये 20, 14, 11.3, 9.5, 8.4, 8 मैंने 2 पॉइंट आगे ले रखा है ताकि आपको वो सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आप इसीलिए इसे यू शेप कर्व आसानी से समझ सकते हो। डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट इज द सम्यूटेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं टोटल है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। यही बात हमने अभी पीछे भी की थी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये डायग्राम मैं आपको ड्रॉ कर कर दिखाऊंगा ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए। देखो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है आपकी गिरती जा रही है, तो मैंने भी उसे हर बार डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिर रही थी और उसके बाद बढ़ रही थी, तो दैट इज आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये इसका मिनिमम पॉइंट है। यहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट तक तो कम होगी, इस पॉइंट तक तो कम होगी, और इसके बाद वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू कर देगी, बढ़ना शुरू कर देगी। और इसके बीच का जो गैप है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो गैप है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट आपका टोटल है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो जब आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक आती चली जाएगी, लेकिन कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, नेवर ज़ीरो। इसीलिए कभी भी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ऐसे ही ये दोनों लाइनें, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। क्लियर मेरी बात? तो ये कहीं ना कहीं दोनों के दोनों यू शेप कर्व आपको दिखाई देंगे। हो गया ओके। ये था आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का डायग्राम। तो हो गया सम्यूटेशन, डायग्राम समझ में आ गया। इसके बाद आपके पास व्हाट इज़ द वर्टिकल सम्यूटेशन, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है। इसने आपको 3 पॉइंट दिखा रखे, पहले इन 3 पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि भाई एवरेज कॉस्ट का ये वाला हिस्सा, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा, तो ये कहीं ना कहीं ये टोटल होगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों है, क्वेश्चन मार्क लगा है। देखो एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भैया पहले कॉस्ट कम क्यों होती है और उसके बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू क्यों हो जाती है, ये वो रीजन पूछने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके पास एवरेज कॉस्ट कर्व पहले कम क्यों होता है और उसके बाद आपका एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ना शुरू क्यों हो जाता है, ये क्यों का रीज़न पूछा है। तो मैं आपको इसको बड़ा ही आसान तरीके से समझाता हूँ। पहले मेरी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही थी, तो मेरा खर्चा कम आ रहा था, और जब मेरी प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी तो मेरा खर्चा बढ़ने लगा। तीसरी स्टेज में मेरी प्रोडक्शन गिरने लगी, और तीसरी स्टेज में जब प्रोडक्शन गिरने लगी तो खर्चा और तेज़ी से बढ़ने लगा। तो देखो यही इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा होगा। ओइंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से शॉर्ट रन एसी जो है वो यू शेप होता है। एसी इसीलिए फॉल करती है क्योंकि आपकी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रही होती है। फर्स्ट स्टेज में आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होते हैं। इट टेंड्स टू राइज व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड इट टेंड्स टू स्टेबलाइज व्हेन रिमेनिंग कांस्टेंट एंड इवन व्हेन देयर आर आइदर डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न। It is these 3 stages of production impart U-shape average cost curve. सीधी भाषा के अंदर सबसे पहले उसने क्या लिखा कि इट टेंड्स टू राइज व्हेन डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बढ़ेगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे। इट टेंड्स टू स्टेबलाइज, जब कांस्टेंट रिटर्न होंगे। व्हेन नाइदर इंक्रीजेज और नॉर डिमिनिशिंग रिटर्न। 3 बातें उसने यहाँ पर लिखी,
तीनों बातें मुझे भी समझना ज़रूरी है। जब आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, जब आपकी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रही होगी, जब आपकी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रही होगी, कॉस्ट डिप कर रही होगी, गिर रही होगी। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, जब आपकी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो आपकी कॉस्ट तेजी से बढ़ रही होगी। तो ये यहाँ पर ही लिख रहा है, देखो, इट टेंड्स टू राइज। आपकी कॉस्ट कब बढ़ेगी? जब डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे। दोनों बातें क्लियर। अब तीसरी बात, क्या कॉस्ट कांस्टेंट भी हो सकती? हाँ भाई, हो सकती है। जब आपकी प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से बढ़ रही होगी, सेम रेट से बढ़ रही होगी, तो आपका खर्चा भी सेम रेट से बढ़ रहा होगा, वो भी कांस्टेंट हो चुका होगा। तो लिख रहा है व्हेन नाइदर इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, ना तो इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे ना तो डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे, कांस्टेंट रिटर्न होंगे, तब आपकी कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। यही वो यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा है। ओके, और यही कारण है यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व का। हैज़ आउटपुट इंक्रीज AC टेंड्स टू बी क्लोजर टू AVC। इसका आंसर मैं दे सका हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। कैन AVC और AC कैन बी मीट? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं मीट कर पाएगी क्योंकि AFC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। मार्जिनल कोस्ट कर्व, मार्जिनल कोस्ट कर्व मैं आपको पहले ही समझा चुका था, फिर भी हम अपनी टेबल को चेकआउट करेंगे जो हमने बहुत ऊपर बना रखी है, और ये रहा मार्जिनल कोस्ट कर्व। फिर से मार्जिनल कोस्ट कर्व की कहानी, पहले कम हो रहा है, उसके बाद मार्जिनल कोस्ट कर्व बढ़ रहा है और फिर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका यू शेप डायग्राम बनने वाला है। यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हो? यहाँ पर भी आप यू शेप कर्व की बातें करने वाले हो। तो देखो यहाँ पर आपका क्या चीज़ हम करने वाले हैं, ये रहा। यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं यू शेप डायग्राम बनेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व की डेफिनेशन पूछे तो इट इज़ ए चेंज। मैंने कहा था मार्जिनल जहाँ पर भी लिखा होगा वहाँ पर चेंज होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ए चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट। सीधी भाषा में एक सामान ज़्यादा बनाना या एक सामान कम बनाने का जो खर्चा आएगा, या आपके खर्चे में जो चेंज होगा, दैट इज़ आपका क्या? मार्जिनल कॉस्ट। सपोज मैं 10 यूनिट बनाता था 100 रुपये में और अब मैं 11वीं यूनिट बना रहा हूँ 120 रुपये में, तो जो मेरा खर्चा चेंज हुआ दैट इज माय मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल्स टू TCN माइनस 1। अगर डिफरेंस एक से ज़्यादा हो जाता, यानी कि मैं यहाँ पर पहले तो कहता जी 10 यूनिट की प्रोडक्शन करने में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है और 15 यूनिट की प्रोडक्शन करने में 150 रुपये का खर्चा आ रहा है। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस होगा तब तक ये फॉर्मूला लगेगा। यानी मैं 10 और 11 का चेंज, 1 यूनिट का चेंज दे रहा हूँ तो ये फॉर्मूला, और अगर 1 से ज़्यादा यूनिट का चेंज दे दिया तो ये फॉर्मूला। तो डेल्टा TC टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? टोटल कॉस्ट में चेंज आया 50, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया? दैट इज़ 5। तो आपको आएगा आंसर 10। तो ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर मेरी बात? इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व की इसने टेबल बनाने की कोशिश की है। टेबल वही यू शेप कर्व दिखाने की कोशिश की है, पहले कम होगा और फिर उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन फिर से इसका रीज़न पूछेगा, फिर से मैं वही कहूँगा, यहाँ तक आपकी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे, कॉस्ट कम आ रही थी। लोवेस्ट पॉइंट मैं कह देता हूँ भैया यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी रही, कॉन्स्टेंट रिटर्न था। कांस्टेंट रिटर्न था तो कांस्टेंट कॉस्ट थी, वो वहीं रुकी थी। उसके बाद ये कॉस्ट क्यों बढ़नी शुरू होगी? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स था, आपकी प्रोडक्शन कम हो रही थी, इसलिए कॉस्ट बढ़ रही थी। यही आपकी एक्सप्लेनेशन है। देखो, MC इज यू शेप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। MC स्टार्टिंग में गिर रही है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न। अब आपको इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो। क्या लिखो? MP की बात नहीं करनी। मार्जिनल कॉस्ट गिर क्यों रही है? क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही है। उसके बाद MC राइज क्यों कर रही है? क्योंकि आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ चुका। डन, कोई डाउट? ओके। MC इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली। ये मैं टेबल बनाने की शुरुआत में ही समझा चुका था। जो भी आपको मार्जिनल कॉस्ट में चेंज दिखाई देता है
वो कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट की वजह से दिखाई देता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अगर मैं इसका चेंज देखता तो जीरो, तो इसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट में चेंज नहीं आया। सारी कहानी मार्जिनल कॉस्ट की जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। तो जब मैं आपका एक नया फॉर्मूला लिखता हूं तो वो ये बन जाता है कि जैसे जैसे मैं मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करता चला जाऊंगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती चली जाएगी। तो जब हमने टेबल बनाई थी तो मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करता चला गया, 10, 8, 18, 6, 24 ऐसे ऐड करता चला गया और वेरिएबल कॉस्ट आती चली गई। डन। इसलिए उसने मार्जिनल कॉस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा ये सारा दिखाया, ये कहीं ना कहीं आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो इसीलिए उसने आपको फॉर्मूला दे दिया कि जैसे ही मैं मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करूंगा तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ज्योमेट्रिकली द टोटल एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मेजर्स द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, उसके बाद आपका ये शॉर्ट पीरियड एमसी इज एस्टिमेटेड आइदर फ्रॉम टीसी और टीवीसी। मैं दोनों में से निकाल सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट से भी मैं मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकता हूँ और कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकता हूँ। अल्टीमेट मार्जिनल कॉस्ट के आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n-1। ऐसी मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n-1। रीज़न एक ही है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से चेंज नहीं हो रहा। तो जो चेंज यहाँ दिखाई देगा वही चेंज आपकी टोटल कॉस्ट में दिखाई देगा, इसलिए मैं दोनों ही फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स आपके पास आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं इस आपके टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखता हूँ। 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक के ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है। मैं आपको इसे एक डायग्राम से शो करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बना लो एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यू शेप कर्व था। एवरेज कॉस्ट के लोवेस्ट पॉइंट को मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा। इस तरीके से हम डायग्राम को बना रहे हैं। ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब सिंपल है डेफिनेशन या इस चीज को एक्सप्लेन करना। देखो, ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया। अब मैं इसकी रिलेशनशिप लिखनी कैसे है वो बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है वो लिखना है, फिर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है वो लिखना है, और फिर इस पॉइंट के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है वो लिखना है। आपके पास 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इस पॉइंट से पहले, दूसरा हिस्सा इस पॉइंट पर, और तीसरा हिस्सा इस पॉइंट के बाद। ओके, अब सबसे पहले आप फर्स्ट वाले हिस्से को देखो। मैंने मार्क कर दिया इस पॉइंट से पहले क्या दिखाई दे रहा है, किसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है। भाई एवरेज कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है डायग्राम में और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कम। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, व्हेन MC इज लेस देन AC। देखो, मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, ये हिस्सा यही दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि AC जो है एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। इस हिस्से में आपको एवरेज कॉस्ट गिरती हुई दिखाई दे रही है। हमेशा मैं इसे एवरेज कॉस्ट के एंगल से ही लिखूंगा। इस पॉइंट से पहले एवरेज कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है। हो गया। अब दूसरा है, इस पॉइंट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट पर आपको मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपको बराबर दिखाई दे रही है। डन, ये तो समझ में आ रहा है ना। ये सेकंड वाले पॉइंट पर अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये एवरेज कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट है, तो मैं एक तो लिख सकता हूं AC इज एट लोवेस्ट पॉइंट, एक तो ये पॉइंट लिख सकता हूं, और MC कट्स AC at its lowest point। और MC कहीं ना कहीं AC को कट कर रही है, MC कहीं ना कहीं उसको कट कर रही है उसके लोवेस्ट पॉइंट पे। दोनों में से मैं कोई सी बात भी लिख सकता हूं। तीसरा, इस पॉइंट के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है। तीसरा, इस पॉइंट के बाद आपको दिखाई दे रहा है MC की वैल्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कम है, और कहीं ना कहीं आपकी एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग।
क्लियर। तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बहुत मुश्किल लगे, मैं रट्टा मारने की कोशिश ना करूं, डायग्राम को बनाने की कोशिश करूं। अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख के डायग्राम बनाने का तरीका देख लेना। फिर से मैं आपको एक बार शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। एवरेज कॉस्ट बना लो, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बना लो, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप है, ये बना लो। इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये 3 रिलेशनशिप आपको लिखनी है। डन। तो देखो ये रहा, व्हेन AC फॉल्स, AC कब गिर रही थी, जब MC AC से कम था, यही बात हमने यहां पर लिखी। देखो AC इज फॉलिंग, मैंने कहा AC कब गिर रही है, कब गिर रही है, जब मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से, यही बात हमने यहां पर लिखी। दूसरी बात हमने लिखी व्हेन AC राइजेस, AC कब बढ़ रही थी, AC कब बढ़ रही है, ये रहा, AC कब बढ़ रही थी, जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी एवरेज कॉस्ट से, यही बात यहां लिखी है। MC कट्स AC एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। ओके, अब यही चीज मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में उसने लिखी। तो ये जो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया था, इसमें मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं, ध्यान देखना। एवरेज कॉस्ट को कट करके आपके सामने क्या लिख रहा हूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप कर्व था और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप कर्व है। तो इसीलिए सेम वही रिलेशनशिप रहेगी यहां पर, जहां पर मैंने AC लिखा है, हर जगह पर कट कर कर ABC लिख दूंगा। मैं फिर आपको एक बार इसमें दिखा देता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है, इस पॉइंट से पहले। तो कहीं ना कहीं आपको फिर से वही कहानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कम है, यही बात हम लिख रहे हैं। तो आपका ABC जो है वो फॉल करेगा, गिरेगा। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। ABC अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा, ABC इज एट मिनिमम, या फिर हम लिख सकते हैं MC कट्स ABC एट मिनिमम पॉइंट, यही लिख सकते हैं। तीसरा इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। सेम वही है, सिर्फ इसके अंदर हमने एवरेज कॉस्ट की जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दिया। ओके, डन। दोनों रिलेशनशिप ओके। ये कहीं ना कहीं आपकी टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की रिलेशनशिप है। टोटल कॉस्ट वाला डायग्राम कुछ याद है, टोटल कॉस्ट वाला डायग्राम था आपका, कुछ यहाँ से शुरू हो रहा था ऐसे, पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था, फिर कहीं ना कहीं आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, और तीसरी स्टेज में और तेजी से बढ़ रहा था। अब इन्हीं पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे आपका मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करें तो डिफरेंस कम हो रहा होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा होगा। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया होगा। ओके, और थर्ड स्टेज में तो वो भैया बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होगा। तो ये है आपका टोटल कॉस्ट और ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट। डायग्राम देखना है और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, यही हमारा काम है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट अगर गिर रही है, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। तो देखो क्या लिखता है, अगर मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। दूसरा लिखेगा कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन तेजी से। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन तेजी से। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, यहाँ तक टीसी जो है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना बंद कर देगी और उसके बाद तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो देखो डायग्राम देखना है और लिखना है, इसके अलावा हमने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद उसने दो फॉर्मूले लिख रखे हैं, एक तो आपका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद
लिख दिया कि मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज, जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट की वजह से आता है। डन, यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद आपके पास ये डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की। पहले आपका देखो डिमिनिशिंग रेट है, तो ये डिफरेंस कम हो रहा है, ये आपके मार्जिनल कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट शो करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है, तो सेम आपका जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा। टीसी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, कब? जब आपका मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा होगा। टीसी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तेजी से बढ़ रहा होगा, कब? जब आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा होगा। टीसी वहां पर डिक्रीजिंग रेट से बंद कर देगा बढ़ना जब आपका मार्जिनल कॉस्ट लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रह गया, जिसमें सारे के सारे कर्व को हमने एक ही डायग्राम पर बना दिया। मैं आपको बड़ा आसानी से समझाऊंगा, ये डायग्राम बुक में थोड़ा सा मुश्किल है। ये है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कम होती जा रही है। इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने बनाया था, इस पॉइंट के ऊपर हमने एवरेज कॉस्ट को बनाया था, और इस एवरेज कॉस्ट से यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस हमने कहीं ना कहीं कम किया था। हो गया, ये तो सिंपल जो पिछले हमने डायग्राम बनाया था। अब इस डायग्राम के अंदर मार्जिनल कॉस्ट का योगदान और दे देते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट को कहीं ना कहीं दोनों के लोवेस्ट पॉइंट से कट करके भेज देते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम नीट एंड क्लीन नहीं है, बाकी बस सिंपल है। मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना रहे। हाँ देखो, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये तो दोनों के दोनों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी मिनिमम पॉइंट को कट करेगा और एवरेज कॉस्ट के भी मिनिमम पॉइंट को कट करेगा। तो अब डायग्राम को देखो और सारी रिलेशनशिप लिखो। सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में लिखेंगे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा ऑलवेज फॉलिंग, हमेशा गिरती हुई रहती है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिखेंगे, ये यू शेप कर्व होता है, पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी। सेम यही कहानी यू शेप वाली एवरेज कॉस्ट के बारे में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट आएगी। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कहीं ना कहीं वो भी यू शेप कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप कर्व है, और वो कहीं ना कहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। और वही जो रिलेशनशिप हमने पहले ऊपर लिखी थी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की और मार्जिनल कॉस्ट की, वो दोनों रिलेशनशिप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। देखो, व्हेन AC डिक्लाइंस मार्जिनल डिक्लाइंस फास्टर देन AC, सो MC रिमेन्स सेम। ये आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इसके अंदर कॉपी पेस्ट करना है रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC। जो हमने ऊपर रिलेशनशिप लिखी की थी सेम वही कॉपी पेस्ट करो। ये फालतू की चीज़ें या इतनी भारी भारी लैंग्वेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी रिलेशनशिप यहाँ पर MC और ABC वाली लिख दो। ठीक है, हो गया। तो कहीं ना कहीं दो रिलेशनशिप, 6 पॉइंट आपको मिल गए। इसके बाद 7वां पॉइंट आप लिख सकते हो रिलेशनशिप का, AFC प्लस AVC इज इक्वल्स टू AC। ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो गया डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी थी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करवाई। यहाँ के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी भी कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।